हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम एक खास टॉपिक लेके चल रहे हैं। एक नया टॉपिक है जिस टॉपिक में हम एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसकी दो स्थितियाँ बनती हैं हमारी, एक अक्षीय अवस्था, एक निरक्षीय अवस्था। अक्षीय अवस्था हमारी ऐसी स्थिति होती है जिस अवस्था में माना ये द्विध्रुव रखा है हमारा, इसके हम आगे और पीछे यदि एक लाइन बनाएं, रेखा बनाएं, सीधी रेखा, तो उस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर हम कहेंगे कि ये इसकी द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है ना, उसे हम अक्षीय अवस्था। लेकिन इसके बाहर सारी अवस्थाएं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सारी अवस्थाएं कहलाती हैं निरक्षीय। तो अक्षीय और निरक्षीय दो अवस्थाएं बनेंगी। हम आज अक्षीय अवस्था में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये हमें निकालना है आज, ये हमारा टॉपिक है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक द्विध्रुव, डायपोल। ठीक है ना, डायपोल यहां पर लिया है हमने, जिसे हम ए भी कह रहे हैं। उसके दो आवेश हमारे हैं, एक ऋणात्मक आवेश -q, धनात्मक आवेश +q। जैसे हम जानते हैं समान तरह के होते हैं। बीच में डिस्टेंस जो बन रही है इसकी 12 होती है। उसको हमने बांट दिया है यहाँ पर, O से A तक L, O से B तक L, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर इसकी अक्षीय अवस्था में एक बिंदु P स्थित है। ठीक है ना, इस बिंदु P की डिस्टेंस इसके मध्य बिंदु से क्या है, हमारी R है। ठीक है ना, इस बिंदु पर हमने इनके द्वारा उत्पन्न तीव्रताएं ज्ञात करनी है। यहां पर हमारे आवेश दो हैं, अतः दोनों आवेशों के चारों ओर क्षेत्र बनेगा। उस क्षेत्र की तीव्रता हमें यहां मिलेगी। अतः यहां पर तीव्रताएं हमको दो मिलेंगी, एक तीव्रता +q से, एक तीव्रता -q से। ऐसी स्थिति हम मानते हैं माना कि +q से उत्पन्न तीव्रता हमारी E1 है, -q से E2 है। तीव्रता का मान पता करने के लिए, अवस्थाएं ज्ञात करने के लिए, यहां हम एक आभासी आवेश को मानते हैं। तुमने एक धनात्मक आवेश यहां पर रखा, उस आवेश पर सोचा हमने उसके बारे में, उस आवेश पर इस +q आवेश के द्वारा जो तीव्रता रहेगी वो बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है हमारे, ये धक्का मारेंगे, ये रिपेल करेंगे दूसरे को। ऐसी अवस्था में जहां बल रहता है वहां तीव्रता रहेगी। अतः यहां जो तीव्रता हमारी E1 है, ये अवश्य ही +q आवेश की तीव्रता रहेगी। इसी प्रकार से यदि हम बात करें -q के लिए, तो -q की स्थिति जो बन रही है हमारी, माइनस मतलब विपरीत आवेश, ऐसी अवस्था में ये इस +q आवेश को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, जो हमने यहाँ पर आभासी रूप से रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न तीव्रता जो बनेगी हमारी, वही बनेगी जहां बल रहेगा। अतः तीव्रता की दिशा इस P से A की ओर होगी। तो इसका मतलब जो हमारा E2 है वो अवश्य ही -q आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता है। दोनों हमने जान ली, दोनों हमने यहाँ पर शो कर दिया बिंदु P पर। अब हमें इस बिंदु P पर दो तीव्रताएं मिल रही हैं। अतः हमें यहाँ पर इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए इन दोनों का परिणाम निकालना पड़ेगा। तो उस रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर इन दोनों की अवस्थाओं को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फिगर बना दिया यहाँ पर कि माना हमारे पास एक द्विध्रुव AB है, जिसके मध्य बिंदु O से उसकी अक्षीय अवस्था पर r दूरी पर हमको एक बिंदु P मिल रहा है, जिस बिंदु P पर हमने इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी, ये हमारा उद्देश्य है। उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया, दिखा दिया इसमें। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए हमारा मेन एम है, पहले मान लिया इसको हमने कि माना तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा E2 हैं, जिनमें E1 +q द्वारा तथा E2 -q द्वारा उत्पन्न हो रही है। यह हमने शो कर दिया, मान लिया इसको हमने। अब देखिए हम जानते हैं जो तीव्रता रहती है हमारी, उसको निकालते किस सूत्र से हैं हम, वो रहता है हमारा E = 1/4πε0 Q/r²। तो वायु की स्थिति के लिए हमारा ये सूत्र बनता है। ठीक है ना,
अब ऐसी अवस्था में हमें यहाँ पर इस सूत्र से मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक Q चाहिए और एक R चाहिए। तो हमें दोनों Q तो मिले हुए हैं, लेकिन हमें R यहाँ पर मध्य बिंदु से मिला हुआ है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वह R, वह दूरी, जो दूरी इस माइनस Q आवेश से यहाँ तक की और इस प्लस Q आवेश से यहाँ तक की होगी। ठीक है, तो हमें इसलिए हमने यहाँ पर इनके मानों को निकालने के लिए ये डिस्टेंसेज यहाँ पर शो की हैं। जो डिस्टेंस हमारी यहाँ से होगी A से P तक इस माइनस Q के लिए, उसके लिए हम इतने मान में इतना मान और जोड़ देंगे। ये मान हमारा R था, इस R में हमने L और जोड़ दिया, तो मिल गया हमको R प्लस L, जो हमको इस P से A तक की डिस्टेंस दिखा रहा है, दर्शा रहा है। इसी प्रकार से जब हमने इस R में इतना L पीछे या इसको घटा दिया, उस अवस्था में हमको B से P तक की डिस्टेंस मिल गई, जो प्लस Q से उस बिंदु की डिस्टेंस है जहां हम मान निकालना चाह रहे हैं। तो दूरियां हमने यहां पर शो कर दी। ऐसी अवस्था में अब इस सूत्र के द्वारा हम यहां पर उनके तीव्रताओं के मानों को निकालने का प्रयास करेंगे। हम लिखते हैं सूत्र से इसका हमने प्रयोग करना है। तो प्रयोग करने से क्या मिलेगा हमको? प्लस Q आवेश द्वारा तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखो +1 प्लस Q कहां पर है? हमारा यहां पर है, तो Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हमारी इसको हम 1 मान लेंगे। और यहां जो हमारी दिशा बन रही है ना, इसकी इस तीव्रता की दिशा जो रहेगी हमारी, वो कहां रहेगी? इस B से P की ओर, B से P की बाहर की तरफ दिशा रहेगी इसकी E1, जो हमने यहां पर शो कर दी। ठीक है ना। इसी प्रकार जो हमारा माइनस Q आवेश रहेगा, आवेश द्वारा तीव्रता जो बनेगी हमारी, उसको हम शो करेंगे यहां पर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पर डिस्टेंस इससे यहां इतनी जुड़ जाएगी, जो हमारी क्या है? R प्लस L के रूप में है, स्क्वायर। ये हमने नंबर 2 मान लिया। इसकी दिशा कहाँ है हमारी? इसकी दिशा जो हमारा माइनस साइन होता है ना, उस माइनस साइन को हम यहाँ दिशा रूप में दिखाते हैं। हम यहाँ पर इस माइनस साइन को यहाँ पर लगाते नहीं है, क्योंकि ये जो तीव्रता हमारी है वो सदिश राशि है। ऐसी अवस्था में जो चिन्ह रहता है दिशा को दिखाता है, तो माइनस चिन्ह दिखाएगा उसकी विपरीत दिशा को। तो दिशा इसकी रहेगी हमारी कहाँ से? P से A की ओर, दिशा P से A की ओर। दोनों मान निकाल दिया हमने, तो तीव्रता हमें मिल गई यहाँ पर, लेकिन इन तीव्रताओं को हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए स्थिति क्या बन रही है हमारी। यहाँ हमें E2 और E1 एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में काम करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बिंदु माना यहाँ बीच में है, बिंदु है हमारा, तो इस बिंदु पर एक तीव्रता इस तरफ है, एक तीव्रता हमारी इस तरफ है। यहाँ जो तीव्रता हमारी बन रही है वो E1 है, यहाँ E2 है। ऐसी अवस्था में दोनों इस बिंदु को विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं, लग रहे हैं इसमें। ऐसी अवस्था में जो परिणामी रहेगा हमारा, वो परिणामी इन दोनों के अंतराल से हमें मिलेगा। ठीक है ना। अंतराल के लिए हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी राशि इन दोनों में से बड़ी है, कौन सी तीव्रता इन दोनों में से बड़ी है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में किसका मान बड़ा है, क्योंकि हमारे सूत्र जो बन रहे हैं वो भिन्नात्मक रूप में है। तो भिन्न के बटे में यदि छोटी राशि होती है, तो भिन्न के द्वारा मिलने वाला जो मान रहता है वो बड़ा रहता है। तो बटे में राशि यदि छोटी होगी, मतलब हर में राशि छोटी होगी तो मान बड़ा मिलेगा, हर में राशि बड़ी होगी तो मान छोटा मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार हमने यहाँ पर माइनस किया है, तो माइनस करने पर मान घट रहा है, मतलब मान कम मिलेगा। यहाँ प्लस करने पर मान ज़्यादा मिलेगा। अतः E2 में हर का मान ज़्यादा है, इसलिए E2 छोटा हो जाएगा। E1 में हर का मान छोटा है, E1 का मान बड़ा हो जाएगा। ऐसी अवस्था में देखते हैं हम यहाँ पर, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, E1 बड़ा है E2 से, अतः
परिणामी, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, इसे हम E बोल लेंगे। E इक्वल टू दोनों का अंतराल, पहले बड़ी राशि E1 माइनस E2, इसको आप नंबर 3 मान लेंगे। और हमारा एम क्या है, हमें परिणाम निकालना है इसका। तो बेस तो हमें मिल गया, तो हम इस नंबर 3 में मिले बेस में समीकरण नंबर 1, 2 के मान को रखकर परिणामी निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, मान रखते हैं, देखते हैं यहां पर समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, यहां चलते हैं, रखते हैं, तो मान मिलेगा हमको E इक्वल टू, अब देखिए E1 और E2 जो मान हमारे बन रहे हैं ना, इन मानों में ये वाला पार्ट और Q समान तरह के हैं, उन्हें मैं कॉमन ले ले रहा हूं सीधे, ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, कॉमन ले लिया मैंने। अब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा E1 वाला, उस पार्ट में क्या है हमारा, बटे में R माइनस एल है, तो 1 अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस पहले से ही है, और E2 में बटे में R प्लस एल है, तो 1 अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर, इसे हमने बंद कर दिया। अब हमारा लक्ष्य यह है कि हमें बीच वाले पार्ट को, जो कोष्टक के अंदर है हमारा, उसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहेगा। इसमें हमने इसका एलसीएम लिया, तो R माइनस एल होल स्क्वायर, R प्लस एल होल स्क्वायर, यहाँ इसका डिवीजन किया है इससे, तो ये मिल गया हमको R प्लस एल होल स्क्वायर, बीच में माइनस पहले से ही है, यहाँ डिवाइड किया तो ये मिल गया R माइनस एल होल स्क्वायर। ये कोष्टक बंद कर दिया इसको हमने, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमें एक और चीज, पहले देखो, यहाँ हमें 3 सूत्र मिल रहे हैं, वे सूत्र जो हमने पहले ही पढ़े हैं लगातार, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं हमारे अलजेब्रा के, गणित के। तो उन सूत्रों में 3 सूत्र हमारे कौन से हैं, एक तो हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर, एक है a माइनस बी होल स्क्वायर, और एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उन तीनों की अवस्थाओं को हम लगाएंगे यहाँ पर। हम जानते हैं चूंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और तीसरा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है ना। तो यहां पर यह स्थिति बन रही है। इन तीनों सूत्रों की यदि हम तुलना करें, यहां देखें इसमें, तो जो यहां पर a है वो यहां पर r बन रहा है, जो यहां पर b है वहां पर l बन रहा है, और उनकी अवस्थाएं हमको यहां मिल रही हैं। तो यहां बन रहा है हमारा a प्लस बी का सूत्र, यहां बन रहा है a माइनस बी का, और यहां बीच में मिल रहा है हमको a स्क्वायर माइनस बी का सूत्र, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग करने पर, करते हैं प्रयोग, तो मिलता है हमको E इक्वल टू, बाहरी राशि वैसी रहेगी बनी हुई, और यहां पर खोल दिया इसको हमने, तो ये बन गया, जहां पर a है उसके स्थान पे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये वाला पार्ट बन गया हमारा फर्स्ट। फिर माइनस कोष्टक के अंदर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, कोष्टक बंद हो गया, अपॉन यहाँ पर है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, और होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया उसका, तो ये बन गया r माइनस एल r प्लस एल, और उसका बाहर से हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक हमें यहाँ पर इस कोष्टक को खोलना है, चिन्ह बाहर से माइनस है, सारे चिन्ह बदलेंगे इसके,
और इसमें यहाँ पर हमने इसमें बीच में ये तीसरा सूत्र लगाना है, तो मिलेगा हमको यहाँ पर इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, कोष्टक खोला तो माइनस हो गया आर स्क्वायर, माइनस हो गया एल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2RL अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया हमारा। बाहर से स्क्वायर पहले से था, निकल। अब जो राशियां कट रही हैं उसे हम काट देंगे, सिंपल सा। आर आर ये कट रहा है, एल एल ये कट रहा है, जो बच जाएगा पार्ट हमारा उस पार्ट को हम यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर शो कर देंगे, दिखा देंगे। तो मिलेगा हमको यहाँ पर इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बन गया 2 into 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारी 4। ये 4 आ गया हमारा, लेकिन इस 4 में जो सूत्र बन रहा है हमारा, मान तो आ गया हमारा तीव्रता का, मान आ गया हमारा तीव्रता का, लेकिन यहाँ इस मान में हम देखते हैं ना कि हमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डायपोल द्वारा मिलने वाली अवस्था है। यहाँ पर तो हम निकाल रहे हैं, सारा निकाला है इसमें हमने, तब चल रहा है पता कि डायपोल की अवस्था है। सामान्य रूप से सूत्र को कहीं पर देखें तो ऐसी अवस्था में डायपोल की स्थिति यहाँ पर इसमें शो नहीं हो रही है। तो एक तो हम यहाँ पर डायपोल की अवस्था लाना चाहेंगे यहाँ पर, कि जिससे ये लग जाए कि यह सूत्र डायपोल के द्वारा या द्विध्रुव के द्वारा मिलने वाला ही सूत्र है। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम यहाँ पर द्विध्रुव के आघूर्ण को लाने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी हमारे सूत्र द्विध्रुव से मिलते हैं, उन द्विध्रुव की सूत्रों की अवस्थाओं में हम अवश्य ही द्विध्रुव के आघूर्ण को लाने का प्रयास करते हैं, जिससे चल जाए पता कि ये मान हमारा द्विध्रुव के द्वारा प्राप्त हुआ है। और उसका आघूर्ण क्या होता है हम जानते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू 2QL ये होता है, ये जानते हैं। इसको आप नंबर 5 मान लेंगे। एक तो हमारा ये है। दूसरा हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा बटे वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट, इस पार्ट में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज हैं। क्या डिफिकल्टीज हैं, हमें यहाँ वर्क करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब वर्क करना पड़ेगा दोबारा, फिर उसके बाद। ऐसी अवस्था में यदि हमको कोई संख्याएं बहुत वैसी छोटी सी मिल गई या पॉइंट वाली मिल गई, तो हमें इसको हल करने में ज़रा डिफिकल्टी आएगी, समस्या आएगी। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था मिल जाए हमको कि जिससे हम इन अवस्थाओं को सिंपल कर दें। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि क्या होता है कि जब भी हम किसी बड़ी राशि में अत्यंत लघु राशि को जोड़ते हैं, तो उस बड़ी राशि के मान में जोड़ने या घटाने से, घटाने भी जोड़ते घटाते हैं, ऐसी अवस्था में उस राशि के मान में कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता। यदि हम उसको अंतर को करें, दिखाएं या न दिखाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान समान तरह का बना रहेगा। तो उसे हम नगण्य मान सकते हैं। गणना में आ ही नहीं रहा है, बहुत लघु है हमारा, गणना में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति हमारी यहाँ चेक करते हैं इसमें कि क्या यहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है हमारी कि जो हमारी राशि है वो बहुत लघु हो जाए, जिससे हम उस तरह की अवस्था को प्राप्त कर लें कि हमें नगण्य अवस्था मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ दो राशि हमारी है, एक तो R है, एक L है। तो R क्या है भाई, R एक डिस्टेंस है, जो एक बड़ी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी है R। लेकिन L क्या है हमारा, L इस 2L का आधा है। और हम जानते हैं द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव दो समान आवेशों को रखते हैं हम एक अल्प दूरी में। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की अल्प है, और उस अल्प का भी हमने आधा कर दिया है। मतलब ये डिस्टेंस हमारी बहुत छोटी होगी। लेकिन ये R एक बड़ी राशि, एक बड़ी दूरी है। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि जो ये L है, ये L इस R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, लघु हो जाएगा। अल्प का भी आधा, अत्यंत अल्प, अत्यंत लघु। ऐसी अवस्था में हम लिखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर ये जो L है, L इज मोर लेस देन R। अब क्या होता है कि जब भी कोई राशि छोटी होती है ना, छोटी राशि का यदि वर्ग कर दें तो हमको और छोटा मान मिलता है, बड़ी का वर्ग कर दें तो और बड़ा मान मिलता है। जैसे हम यदि 0.2 का वर्ग करें, छोटी राशि है हमारी,
तो क्या आता है यहाँ पर 0.04। ये और छोटा हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट के एक स्थान तक मान था हमारा, यहाँ पॉइंट 2 स्थान तक मान आ गया हमारा, छोटा हो गया। लेकिन हम यदि 2 को वर्ग करें तो ऐसी अवस्था में ये संख्या हमारी 4 बन जाती है और ये बड़ी संख्या हो जाती है। तो यहाँ तो हमारी संख्या और छोटी हो गई, यहाँ संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो बड़ी का वर्ग करने पर अत्यंत बड़ी संख्या, छोटी का वर्ग करने पर अत्यंत छोटी संख्या मिलती है। ऐसी अवस्था में यहाँ हमारे पास स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि जो हमारा एल स्क्वायर होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, किससे? आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज मोस्ट लेस देन आर स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर समीकरण 4 से ठीक है ना। मतलब इस 4 में हमने यहां नगण्य वाली अवस्था लानी है। तो देखिए करते हैं आगे, यहां पहुंचता हूं मैं। ई जो बनेगा हमारा, ई इक्वल टू, या इस क्यू को मैं ऐसा करता हूं, अंदर ले जाता हूं, यहां 1 कर दिया मैंने और यहां 4 तोड़ दिया मैंने 2 पार्ट में, 2 इंटू आर एल इंटू अपॉन, जो राशि नगण्य थी उसे हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। ये बच जाएगा हमारा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाकी पार्ट गया। अब ऐसी अवस्था में हम यहां पर आर स्क्वायर को आसानी से हल कर देंगे, यहां हमें अंतर नहीं करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारे लिए तुलना में इसके बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर इसको सरल कर दिया और हमें अब निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। अब लेकिन हमें यहां पर अभी द्विध्रुव की अवस्था लानी है। करते हैं यहां पर, इंप्लाइज दैट जो ई मिलेगा हमको, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा हमारा 2 ऐसे ही रहा और यहां पर 2ql अलग कर दिया मैंने और साथ में यहां पर r हो गया और बटे में यहां पर r की घात 4 हो गया। आसानी से सारा काम सारा इजी हो रहा है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप आराम से इसे कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये r से इसकी एक घात कट रही है, तो 4 का यहां पर 3 हो जाएगा हमारा एक, और साथ में इस 2ql को हम स्मॉल p मान लेंगे। ये बन जाएगा implies that E equal to 1/4 pi epsilon naught 2 small p upon r cube। इसको क्वेश्चन नंबर 6 मान लेंगे। ये 6 कहां से है हमारा? समीकरण 5 का प्रयोग करने पर। 5 का हमने प्रयोग किया, ये जो 5 था इसका हमने प्रयोग किया 3। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारी है वो इजी भी हो गया और ये शो कर रहा है कि इसमें अवश्य ही द्विध्रुव के द्वारा हमको मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ p है, तो ये कंफर्म कर रही है कि यहाँ पर स्मॉल p है, अतः यहाँ अवश्य ही द्विध्रुव रहा होगा, ये द्विध्रुव के द्वारा ये निकाला गया होगा। तो इसे ही कहते हैं हम द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तो हमारा सूत्र कितना आसान है, देखो आपको आसानी से बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहें, कोई आपको खोजने में डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है ना। और आपको यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।